everyone, welcome to day 3 of 100 days transformation journey. तो आज है डे 3 और मैं करने लगा हूँ वेट अपना। आज फिर से वेट करते हैं, रोजाना हमने करना है। सो वेट करता हूँ और वेट देखते हैं आज कितना है। उसके बाद बनाएंगे मील नंबर 1। वेट आपने देख लिया, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मुझे कल से, जो कि इतना थोड़ा सा ऊपर नीचे, इसीलिए हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं ताकि सारे वीक का एवरेज निकालें और नेक्स्ट वीक के एवरेज के साथ हम उसको कंपेयर करें। मील नंबर 1 रेडी है, विच इज अगेन टोर्टिला, 2 एग्स और सप्लीमेंट्स वही। ठीक है, सप्लीमेंट्स लेने लगा हूँ तो मॉर्निंग में, और 1 लीटर पानी तकरीबन मैंने पी लिया है। 1 लीटर तो नहीं, तकरीबन 800 ml पी लिया। कुछ रहता है तो वो मैं पी लूँगा, कुछ मैंने इसमें भी ऐड कर लिया पानी। और दिस अगेन दैट प्रोटीन शेक विथ प्रोटीन पाउडर, आइसोलेट प्रोटीन पाउडर, ग्रीक योगर्ट और 70 grams ऑफ बनाना और थोड़ा सा पानी। ये है आज की मील नंबर 1। मील नंबर 1 मैं कंज्यूम करता हूँ और आपको मिलता हूँ मील नंबर 2 पे। और डे 3 में पहला मील आपने देखा कि क्या मील मैंने खाया, वही मील था तीसरे दिन भी। जो पहले दिन और दूसरे दिन था वही मील मैंने सेकंड मील में भी खाया। जो पहले दिन और दूसरे दिन में था वही 100 grams चपाती, तो टोर्टिला ले लिया मैंने उसकी जगह, क्योंकि टोर्टिलाज मेरे पास पड़े हैं, वो एक्सपायर हो जाएंगे, तो पहले मैं टोर्टिला इसलिए खा रहा हूँ। उसके अलावा चपाती या नान कुछ भी मैं इंक्लूड कर सकता हूँ एज अ कार्ब सोर्स। और साथ में वही वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल्स जो फ्रोजन है 50 grams, वो कंज्यूम किए मैंने। और साथ में वही कबाब मैंने किया, वो तकरीबन कोई 10 कबाब बने हुए हैं। ये 1 वीक का मेरा पूरा वो है। अभी आज थोड़ा सा मेरा दिल वो हो रहा था उससे, सेम खाना खाने से। ये भी हम ध्यान रखेंगे कि बंदा बोर ना हो जाए। ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खाना कि जिससे बोर हो जाए बंदा और बार बार एक ही वो खा के डाइट बंदे की खत्म हो जाए। ये अवॉइड करने के लिए डाइट में कुछ चेंजेस करूंगा। जैसे ही मुझे फील होगा कि मैं अब ये नहीं खा सकता तो मैं मील चेंज कर दूंगा। हो सकता है सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ हो सकता है थोड़े से डिफरेंट इंग्रेडिएंट हो, लाइक चिकन की जगह बीफ इंट्रोड्यूस कर दूं, बीफ की जगह फिश इंट्रोड्यूस कर दूं। फिश और बीफ में कंटेंट फैट का थोड़ा ज़्यादा होता है अगर आप चिकन ब्रेस्ट के हिसाब से देखें तो। चिकन ब्रेस्ट में सबसे कम फैट्स होते हैं। बाकी डाइट भी उसी के अकॉर्डिंग फिर एडजस्ट करनी पड़ेगी, फैट्स उसमें से कट करने पड़ेंगे बाकी डाइट में से, और जितना हमारा पूरा मैक्रो एक रेशो बना हुआ है उस रेशो में मेंटेन करनी पड़ेगी डाइट को। ये मील मैंने कंज्यूम किया। उसके अलावा एक और चीज़ मैंने पी है आज, जो कि वाटर इनटेक में मेरी हेल्प कर रही है, वो है 0 पेप्सी या 0 कोक। ठीक है, उसके अलावा पीछे मुझे आपको एक अपनी बाइसाइकिल दिखानी है। ठीक है, बाइसाइकिल है, ये प्रोफेशनल बाइसाइकिल है, ये काफ़ी महंगी है। मेरे पास वैसे 2 बाइसाइकिल्स हैं, घर पे वैसे 3 हैं, बट मेरी अपनी जो पर्सनल साइकिल्स हैं वो 2 हैं। दोनों रोड बाइक्स हैं, जो कि ड्रॉप बार्स के साथ आपको नजर आएंगी। मुझे शौक है, ठीक है, ड्रॉप बार्स चलाने का। ये बहुत लाइट वेट है, ये कार्बन फाइबर इसका फ्रेम है। इस वजह से ये इसका जो वेट है वो बहुत कम है और ये बहुत स्टिफ है और चलाने में ये बहुत बेहतरीन है। बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकती है, ये प्रोफेशनल साइकिल्स के लिए होती है, तो मुझे शौक है तो इसलिए मैंने ये ली हुई है।
आप कोई सी भी साइकिल चला सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी लाइक प्रोफेशनल साइकिलिंग ही आपको आपके कार्डियो गोल्स अचीव करके दे सकती है। हाँ, इसकी फील, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें अलग है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही। जैसे मैंने शुरू में भी वीडियो में कहा था कि मैं हाइब्रिड ट्रेन करूंगा। मैं रनिंग भी आप मेरी देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से कि मैं ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहा हूँ। आप मुझे रोड पे रनिंग करते हुए भी देखेंगे। थोड़ा मौसम इस तरह का हार्श है जिसकी वजह से बाहर मैं रनिंग उस तरह से नहीं कर रहा और ना ही मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। लेकिन ये साइकिलिंग भी जैसे जैसे मौसम बीच में बेहतर होता जाएगा वो मैं साइकिलिंग इनकॉर्पोरेट करूँगा अपनी कार्डियो रूटीन के अंदर और साथ में रनिंग। और आपसे मैं अपने शूज़ भी शेयर करूँगा। शूज़ भी मेरे पास काफ़ी बेहतर किस्म के शूज़ हैं, ठीक है, रनिंग के लिए। अगेन ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी एक ऑसम रनर शूज़ के अंदर आप भागें, किसी भी आप उसमें रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हाइब्रिड ट्रेनिंग काफ़ी कॉमन हो चुकी है। यूट्यूब अगर आप देखें या जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स नए आपको दिखते हैं हाइब्रिड एथलीट्स, वो हाइब्रिड एथलीट्स इसलिए हाइब्रिड एथलीट्स हैं कि जो एंड्योरेंस में भी बहुत अच्छे हैं। एंड्योरेंस जो एक्सरसाइजेज हैं जैसे साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, रनिंग हो गई, और साथ में वेट ट्रेनिंग एक अलग फील्ड है जो कि दोनों को ये कंबाइन करके, और जो लोग दोनों चीज़ें करते हैं तो उनको हाइब्रिड एथलीट कहते हैं। ओके गाइस, तो टाइम है मील नंबर 3 का, विच इज़ अगेन प्रोटीन शेक, एनाबॉलिक आइसोलेट वे फ्रॉम केविन लेवरॉन, और उसमें है अनहार का ग्रीक योगर्ट, ऊपर से थोड़ा सा मैंने वो मलाई हटा दी है, और उसके अलावा है 70 ग्राम्स ऑफ बनाना और 100 ml होल मिल्क, ठीक है, सो होल क्रीम मिल्क। तो ये मैं पीता हूँ। ये तकरीबन कोई 400 to 500 कैलोरीज होती हैं। सो मुझे जिम में बड़ा अच्छा ये बूस्ट देंगी, ठीक है, और ये कैलोरीज हेल्प करेंगी मुझे वर्कआउट करते हुए। तो ये मैं पीता हूँ और आपसे मिलता हूँ जिम में। आज है लेग डे, और लेग डे में आज ये मैं वार्म अप थोड़ा सा चेंज करता होता हूँ, और नॉर्मली मैं थोड़ा सा डिफरेंट वार्म अप करता हूँ। इसमें कुछ एक्सरसाइजेज आपको डिफरेंट नज़र आएंगी वार्म अप के लिए। इस दौरान आप ये एक जिगली सा पेट मेरा देख रहे होंगे ये वार्म अप एक्सरसाइज करते हुए। तो ये जिगली जेली जैसा पेट जो है ये ख़त्म हो जाएगा अगले 100 डेज़ में। बाकी वार्म अप्स के मुकाबले में ये वार्म अप शायद थोड़ा सा लंबा आपको लगे, और ये लंबा इसीलिए होता है कि लेग्स मसल्स आपके बड़े मसल्स हैं, और लेग्स, ग्लूट्स, क्वाड्स और कैफ्स, शिन मसल्स ये सारे अच्छे से वार्म अप हो जाएं ताकि कोई भी इंजरी के चांसेस कम हो। लेग्स के लिए सबसे पहला वर्कआउट मैं लगा रहा हूँ हैक स्क्वाट्स। हैक स्क्वाट्स एक अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप फ्री वेट्स से स्टार्ट नहीं करना चाहते, या आप एक लॉन्ग ब्रेक के बाद दोबारा से स्क्वाट्स करना शुरू कर रहे हैं, तो मशीन या कोई भी इसी तरह की हैक जो कि स्क्वाट को इजी बनाए और इफ़ेक्टिव भी उतना ही हो, वो आपको बड़ा हेल्प करती है आपकी लेग्स ट्रेनिंग में।
हैक स्क्वाट के मैं 4 सेट्स लगा रहा हूँ और सबसे पहला सेट जो आप देख रहे हैं, और इसको मैं वर्किंग सेट कंसिडर नहीं कर रहा, ये एक वार्म अप सेट है। सेकंड सेट में मैंने वेट इंक्रीज़ कर दिया है और अब इंक्रीज्ड वेट के साथ मैं दूसरा सेट परफॉर्म करने लगा। 10 रेप्स लगाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इतने अरसा ब्रेक लेने के बाद दोबारा से जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं उस तरह से, तो आपको वेट काफ़ी हैवी फील होता है और आप इजीली सेट्स परफॉर्म नहीं कर सकते। इस एक्सरसाइज में भी मेरे साथ यही हुआ। सो 10 रेप्स के बाद मेरी बस हो गई, लेकिन फिर भी मैंने वेट अगले सेट में इंक्रीज़ किया है। और ये काफ़ी बेहतर वेट है। हैक स्क्वाट में ये वेट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये एक अच्छा वेट है जो कि मैं लगा रहा हूँ। वैसे मैं काफ़ी डीप स्क्वाट लगाता हूँ नॉर्मली भी, जब मैं फ्री स्क्वाट्स भी लगाता हूँ बार के साथ, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा एहतियात कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा डीप जाने से परहेज़ कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद मेरी मोबिलिटी उतनी ज़्यादा है या नहीं है, उसकी वजह से कहीं मुझे इंजरी ना हो जाए शुरू करते साथ ही, तो इसलिए ये चीज़ मैं अवॉइड कर रहा हूँ। लास्ट सेट में मैंने वेट और इंक्रीज़ कर दिया है और इस वक्त एक साइड पे मैंने 2 प्लेट्स 15 kgs की और 2 प्लेट्स 20 kgs की ऐड की हुई हैं, जो कि बनता है 40 and 20 60 kgs पर साइड, और ये टोटल बनता है 120 किलोस ओवरऑल विदाउट द मशीन। नेक्स्ट वर्कआउट जो मैं ऐड कर रहा हूँ अपनी लेग्स की रूटीन में, वो है स्प्लिट स्क्वाट्स। लेकिन स्प्लिट स्क्वाट्स लगाते हुए आप देख रहे होंगे कि स्प्लिट स्क्वाट्स लगाने के लिए उतनी अच्छी जगह मेरे पास नहीं थी जिम में, तो इसलिए स्प्लिट स्क्वाट्स मैं अच्छे से नहीं कर पाया। इसलिए मैंने इसका सिर्फ एक ही सेट परफॉर्म किया है और इसके अलावा मैंने फिर बाकी एक्सरसाइजेस कंटिन्यू की हैं। नॉर्मली स्प्लिट स्क्वाट्स की जगह मैं लंजेस लगाता हूँ और लंजेस ही प्रेफर करता हूँ बार शोल्डर्स पे रख के, और वो मुझे बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट देता है। कभी मैं उसको वाइड करके अपने हिप्स टारगेट करता हूँ, ग्लूट मसल्स, और कभी मैं उसको दूसरी साइड पे भी आप देख सकते हैं कि अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पा रहा, और जो बेंच है वो मूव हो रहा है, और आपके पास भी अगर अच्छी प्लेस है इसको परफॉर्म करने के लिए तो बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो अल्टरनेट एक्सरसाइजेस ज़रूर हैं इसको करने के लिए। स्प्लिट स्क्वाट का एक ही सेट परफॉर्म करने के बाद मैं डायरेक्टली मूव हो गया लेग कर्ल्स की एक्सरसाइज पे। लेग कर्ल्स में मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी बेहतर थी आज, और बहुत पहले मैं इसमें इतना अच्छा नहीं था, बट अब लेग कर्ल्स में मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी बेहतर है, और जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं लेग कर्ल्स करते हुए वो मसल्स मेरे लेग्स के बेहतर हैं काफ़ी। इसमें भी मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ध्यान रखता हूँ। अब ये भी चूँकि एक मशीन है और मशीन पे परफॉर्म करते हुए आप वेट्स को आसानी से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड मेरे लिए बहुत इजी था।
और इसके भी मैंने 3 सेट्स परफॉर्म किए एक अच्छे प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ। सेकंड सेट में मैंने कैमरा एंगल थोड़ा चेंज कर लिया और साथ में मैंने वेट भी इंक्रीज़ किया है प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि रेप्स भी मैंने 1-2 ज़्यादा परफॉर्म किए हैं और इसमें मैंने 12 रेप्स परफॉर्म करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड को और ज़्यादा इन्हांस किया। थर्ड सेट में मैंने वेट इंक्रीज़ कर लिया है, लेकिन वेट ज़्यादा इंक्रीज़ करने की वजह से मैं सिर्फ 10 रेप्स ही परफॉर्म कर पाया और रेप्स में मैं कोई प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पाया, जो कि ओके है, कोई इसका इशू नहीं है। अगर आप वेट इंक्रीज़ करते हैं और उससे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं तो वो भी इनफ होता है आपके मसल्स को ज़्यादा स्टिमुलस देने के लिए। अगला वर्कआउट जो मैं परफॉर्म करने लगा हूँ वो है रिवर्स कर्ल्स। ये वर्कआउट एक बहुत ही ऑसम वर्कआउट है आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए। हैमस्ट्रिंग मसल्स जब ग्रो होते हैं तो ये ओवरऑल एक बहुत अच्छी शेप देते हैं आपकी पूरी लेग को, और ये बाइसेप होता है लेग्स का। जैसे आपके आर्म्स का एक मेन मसल है बाइसेप, ये लेग्स का बाइसेप भी आप इसको कह सकते हैं, जिसको हैमस्ट्रिंग कहा जाता है। इसके मैंने 10 रेप्स परफॉर्म किए हैं। सेकंड सेट में आप देख रहे हैं कि मैंने वेट इंक्रीज़ कर दिया है प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए। वेट इंक्रीज़ करके मैंने 8 रेप्स परफॉर्म किए। 10 रेप्स मेरा टारगेट था, लेकिन 8 रेप्स हुए मुझसे, क्योंकि इस टाइम तक मेरे लेग्स मसल्स काफ़ी सोर हो चुके थे और मैं काफ़ी स्टिमुलस दे चुका था अपने लेग्स को, और 8 रेप्स भी मेरे लिए इनफ थे इतने ज़्यादा वेट के साथ। तीसरे सेट में भी मैंने वेट इंक्रीज़ कर लिया है और इस बार आई डोंट नो कि मैं 8 रेप परफॉर्म कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन जितने भी रेप्स मैंने परफॉर्म किए वो मुझे काफ़ी स्टिमुलस देंगे, क्योंकि इस वक्त मेरे लेग्स काफ़ी लोड ले चुके हैं ऑलरेडी, और अब जो लोड आ रहा है वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा मेरे हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए। और सिर्फ 5 रेप्स ही लगाने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि मैं और नहीं लगा सकता, तो मैंने वेट ड्रॉप करके अपने रेप्स को कंप्लीट किया। लास्ट वर्कआउट जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो है लोअर लेग्स, यानी कि काफ्स के लिए। काफ्स के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस, डिफरेंट मशीन्स होती हैं, डिफरेंट तरीके से काफ ट्रेन हो सकता है। मैं जो मशीन यूज़ कर रहा हूँ उसमें आप वेट डाल के इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और अपने काफ मसल को ट्रेन कर सकते हैं। अगर ये मशीन अवेलेबल ना हो तो कोई भी और काफ एक्सरसाइज बेहतरीन रहती है आपके काफ मसल को ट्रेन करने के लिए। सेकंड सेट में मैंने वेट इंक्रीज़ कर लिया है बाकी एक्सरसाइजेस की तरह प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए, और वेट ज़्यादा होने की वजह से और लेग्स सोर होने की वजह से बहुत ज़्यादा रेप्स तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन जितने रेप्स मैं परफॉर्म किए वो काफ़ी इफ़ेक्टिव थे और वो मुझे फ़ील हो रहे थे कि कितने इफ़ेक्टिव हैं।
थर्ड सेट में मैंने वेट और इंक्रीज़ कर लिया है और आप देख सकते हैं कि 4 प्लेट्स मैंने ऐड की हैं 10 kgs की, जो कि 40 kgs और साथ में मशीन का वेट भी है। सो ये थोड़ा सा 40 से ज़्यादा है। काफ को ट्रेन करने के लिए ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा वेट है। वैसे तो काफ की जो एक्सरसाइज मैंने की वो लास्ट एक्सरसाइज थी मेरी, लेकिन उसके बाद चूंकि मैंने कार्डियो कुछ भी नहीं करना था, इसलिए मैंने स्लेड पुश परफॉर्म किया। स्लेड पुश एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है आपके ओवरऑल लेग्स को ट्रेन करने के लिए, और ये हायरॉक्स में यूज़ होती है ये वाली टेक्निक, या फिर क्रॉसफिट एक्सरसाइजेज में इसको यूज़ किया जाता है। वेट जो आपको नज़र आ रहा है जो कि मैं पुश कर रहा हूँ वो 150 kg अबव है स्लेड को मिला के, और ये भी काफ़ी ज़्यादा वेट है अगर आप इसको कुछ मीटर्स ही पुश करते हैं। ये टेक्निक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये टेक्निक भी हायरॉक्स स्पेसिफिक टेक्निक ही है। आप इसको डिफरेंट टेक्निक से परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल वर्कआउट है, ज़रूरी नहीं है कि यही वर्कआउट हर कोई करे। हर किसी के पास स्लेड भी अवेलेबल नहीं होता, बट अगर अवेलेबल है तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वर्कआउट हो गया कंप्लीट, लेग्स वर्कआउट आप लोगों ने देखा है, और कार्डियो आज मैंने नहीं किया क्योंकि एक तो हालत मेरी ख़राब थी। उसकी जगह मैंने थोड़ा सा स्लेड पुश कर लिया था। उसके अलावा कोई 5000 और 500 कुछ स्टेप्स हो चुके हैं मेरे आज कंप्लीट। सो इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ मैं, और ये मैं कंप्लीट करता हूँ तकरीबन 8000 तक भी अगर मैं ले जाऊँ तो इनफ है आज के लिए। अच्छा, मील मैं कंज्यूम करने लगा हूँ मील नंबर 4th, और मील नंबर 4th में वही चीज़ें हैं, वही राइस हैं 200 ग्राम्स और 100 ग्राम्स बॉइल्ड रेड बीन्स हैं, लोबिया या हाँ लोबिया ही कहते हैं उसको, और भी कुछ और बड़ी लैंग्वेजेस में उसको कुछ कहते हैं, बट आई थिंक उर्दू में लोबिया ही कहते हैं। सो रेड बीन्स बॉइल्ड 100 ग्राम्स, और उसके अंदर थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर। सो प्याज कोई 26 या 25 ग्राम्स में डालता हूँ उसमें, और वही 6 ग्राम्स ऑलिव ऑयल, और तकरीबन कोई 70 ग्राम्स के करीब मैं उसमें, या 75 ग्राम्स के करीब उसमें मैं टोमेटोज कट करके डालता हूँ। तो वो एक सालन सा बन जाता है, एक करी बन जाती है जो कि मैं राइस के ऊपर डाल के खाता हूँ। सो आज भी वही है, और साथ में थोड़ा सा टेस्ट बेहतर करने के लिए मैं शायद ठंडी पेप्सी पीऊँ साथ, विच इज़ 0 कैलोरीज। तो 0 कैलोरीज में मैं आइस डालूँगा और इन्जॉय करूँगा मील को। उसके बाद स्नैक तो नहीं कह सकता मैं उसको, मीठा कह सकता हूँ, डेजर्ट कह सकते हैं आप, विच इज़ अ फ्रूट, और सबसे बेहतर फ्रूट है इन दिनों में वाटरमेलन, और वाटरमेलन रोज़ मैं खा रहा हूँ 300 ग्राम्स हर डिनर के अंदर। सो आज डे 3 है ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, सो आज भी वही खाऊंगा। एक हफ्ते तक शायद मैं यही मील कंज्यूम करता रहूँ, बीच में शायद थोड़ा बहुत मैं चेंज करूँ इसको, रेसिपीज शायद चेंज करूँ, मटेरियल सेम हो, बट एक हफ्ते तक यही कंज्यूम करूँगा। उसके बाद मुझे लगता है कि मैं इस फूड से मेरा दिल भर जाएगा, तो उसके बाद मुझे मील अपना चेंज करना पड़ेगा। सो सेम कैलोरीज और सेम मैक्रोस पे रहते हुए मैं मील चेंज करूँगा। तो अभी के लिए मील नंबर 4 मैं कंज्यूम करता हूँ, और आज के लिए अल्लाह हाफिज़, और कल मिलते हैं आपसे। तो ये था आज का दिन। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।